बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्लेसेंटा, जो कि ड्यूरिंग द बेबी बर्थ जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद मदर के जो यूट्रस होता है, यूट्रस की वाल के साथ डेवलप हो रहा होता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। अब प्लेसेंटा बेसिकली ब्लड की वेसल्स होती हैं जो कि आपकी लिंक कर रही होती हैं टू द थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड, यानी एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए ये आपका जो बेली बटन होता है वहाँ तक आ रही होती है। और ये फ्यूचरिस्टिक उसमें डाइट जो है वो इसी से ही जो है वो पैस ऑन हो रही होती है। प्लेसेंटा इज़ द ऑर्गन दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो एंड हेल्प्स dispose of its metabolic waste formed of the embryos, chorion and mother's endometrial blood vessels। एक सिंपल सी बात है, जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तो अंडर द प्रोसेस ऑफ दैट डेवलपमेंट आपको पता है बच्चे कि जब एक रेस्पिरेशन भी होती है, लाइक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है जो कि बेबी की हेल्प आउट कर रही होती है ग्रोथ के अंदर, तो साथ साथ आपके पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी वो जो होते हैं ना बन रहे होते हैं। और उन बाई प्रोडक्ट्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक्सपल्जन होता है। अब बेबी डायरेक्टली एयर के साथ इन कंटेक्ट नहीं होता, राइट। सो उसके नॉस्ट्रल्स के थ्रू लंग्स का यूजेज और ये पैस ऑन ये रास्ता नहीं वर्क कर रहा होता। तो अल्टरनेटिवली इसका मतलब बेबी को तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो थ्रू मदर ही चाहिए, और उसके लिए लाजमी सी बात है थ्रू प्लेसेंटा ही चाहिए। तो प्लेसेंटा के कनेक्शन को समझना, उसको और जो है उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करना एक बहुत यानी कि आप कहें कि बेसिक चीज़ होगी अगर हम इस पूरे मेटरनल प्रोसेस को अगर हम डीप डाइव करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द फीटल पार्ट एंड मेटरनल पार्ट। ज़ाहिर है प्लेसेंटा एक म्यूचुअल कम्बिनेशन है, तो कुछ टिश्यूज़ माँ की पेट से मतलब जो वूम के अंदर होंगे वो होंगे, कुछ प्रोट्रूजन्स होंगी जो फीटल पार्ट से होंगी, राइट। द फीटल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द करियोनिक विलाई। विलाई कहते हैं ऐसी प्रोट्रूजन्स को, जैसे आपकी फिंगर्स होती हैं बिल्कुल इसी तरह की छोटी छोटी सी एक्सटेंडेड पार्ट को कह रहे होते हैं, उसको विलाई बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। और ये सेम पैटर्न ऑफ विलाई जो है वो आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, और उन विलाई की वजह से आपकी फूड के अंदर जो स्पेशल आपकी बॉडी को नेसेसरी यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो विलाई का बेसिकली काम क्या होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्प्शन करवाता है, राइट। तो फीटल पार्ट के अंदर विलाई जो है ये भी एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? जो मेटरनल पार्ट के अंदर जो उनकी एंडोमीट्रियम होगी, जो यूट्रस के जो इंटीरियर वॉल होगी ना, जो बिल्कुल जहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होती है, तो उस वॉल से जो छोटी छोटी एक प्रोट्रूजन आप कहें या अंगुष्ठ नुमा या छोटी छोटी उंगलियों की तरह एक बिल्कुल चीज़ें बाहर आएंगी, और उनके साथ ये करियोनिक विलाई जो है ये अटैच होंगी, और वहाँ से सेक्शन का एक प्रोसेस होगा जो थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है या थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अब वो कहता है कि भाई दीज इंक्रीज। अब एक सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ बच्चे। आप एक चीज़ देखें कि अगर यहाँ से एक पॉइंट ए से लेकर अगर ये पॉइंट बी तक कोई चीज़ का डिस्टेंस है, तो इसमें इसकी लेंथ है अगर सपोज 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस यूं कर लूं, ए से बी तक यूं कर लूं इस तरह से, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से जो लेंथ है अगर इसको मैं स्ट्रेटन करूं, दिखने में तो ये 5 ए और बी का पॉइंट तो सेम ही है, लेकिन इसके अंदर हो सकता है अब 15 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, राइट। सो जब जब आपके पास विलाई या डीपिंग डाउन इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो इस केस में बेसिकली सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही केस है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए ये प्रोट्रूजन्स बनती हैं नेचुरली तौर पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। द प्लेसेंटा बिगिंस टू डेवलप अपॉन द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय द ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली आपके पास एक क्लम्प ऑफ सेल्स होता है, जो कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा भी था कि गैस्ट्रुलेशन का जब प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है, तो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन आपके पास जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो
इस प्रोसेस से गुजरते हुए ब्लास्टोसिस्ट पहले बनाते हैं, यानी एक सेल का मैस होता है, और फिर वो फर्दर एक और चेंजिंग के अंदर जाता है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट भी कह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वो कहते हैं कि इम्प्लांटेशन। अब जो पहला पहला फर्टिलाइज्ड एग जो था आपके पास, वो जब आके प्लेसेंटा पे अटैच होने लगेगा, और वो सिर्फ एक सेल नहीं होगा बल्कि 15 20 40 बार डिवाइड होके क्लम्प सा सेल्स का बनाएगा, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और वो मेटरनल की एंडोमीट्रियम यूट्रान की इंटरनल वॉल पे अटैच होता है। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, अब ज़ाहिर है ब्लास्टोसिस्ट एक सिंपल है ऐसे, यानी कि अगर मैं कहूँ ब्लास्टोसिस्ट की वो बनाएं हम थोड़ी सी शेप, तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना। ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे यानी कि सेल्स जो हैं वो और डिवाइड होने के बाद क्लासीफाई हुए पड़े हैं, और सारों के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी पड़ा है। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट आके ये यूट्रस अगर पड़ा हुआ है इस तरह, तो ये यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा, राइट। तो अब ये इसकी आउटर वॉल जो है वो डायरेक्टली इन कंटेक्ट विद द एंडोमीट्रियम, राइट। सो ये जो एंडोमीट्रियम के साथ इसका कनेक्शन है मेटरनल उसके साथ, तो ये ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होगी वो बना रही होगी। ओके, फिर उसके बाद वो कहते हैं द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स द ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है विच फॉर्म्स एन आउटर लेयर ऑफ द प्लेसेंटा, और यही फिर क्या करता है कि प्लेसेंटा की आउटर लेयर बनाती है। अब प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंडिविजुअल तौर पर कहीं वजूद में आ गई हो। ये बेसिकली अब ये जो एरिया है जो अब यहाँ से यहाँ तक यूट्रस की जो इंटीरियर वॉल है, इसके अंदर क्रॉस जो है वो एक तरीके से होंगी ब्लड की वेसल्स, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये वाली जो इसकी स्ट्रेंथ है इसको प्लेसेंटा कह रहे हैं। तो ये कहाँ से हुआ, ये जो इधर आपके पास आउटर लेयर थी ना ब्लास्टो सिस्ट की, वो जो है ना ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बना रही होती है, आउटर लेयर को नाम दे देते हैं, और ये प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्प कर रही थी। ओके, इसके बाद क्या है, द प्लेसेंटा ग्रोज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जितना जितना प्रेगनेंसी का पीरियड चलता जाएगा उसकी डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज के विद द पैसेज ऑफ टाइम द नीड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज गेटिंग इंक्रीज with the growth and developmental process of the child as well. However, the development of the maternal blood supply to placenta is completed by the end of first trimester of the pregnancy. क्या मतलब है इस बात का, तो हम वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द मेटरनल ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटा। अब देखो प्लेसेंटा को कितना ब्लड चाहिए है, मेटरनल ब्लड की सप्लाई कितनी चाहिए, इज़ कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे ही पहले 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो जाते हैं, यानी कि 12 से 13 वीक्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ब्लड की सप्लाई जितनी होनी होती है वो मैक्सिमम एंड हो चुकी होती है। एट दिस स्टेज HCG, जिसको ह्यूमन करियोनिक गोनेडोट्रोफिन डिक्लाइन कर जाता है। अब ये गोनेडोट्रोफिन क्या है, ये एक हार्मोन्स होते हैं जो गोनेड्स के साथ होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जो फीमेल के गोनेड्स होते हैं या उसकी फर्टिलिटी को जो इंक्रीज़ करते हैं वो ओवरीज होती हैं, जबकि मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं। तो इन दोनों को जो बेसिकली इनसे जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, जो उसका कैरेक्टर भी एक क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, उनकी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है। द कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम कौन सा था, वो जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू कर रहा था, तो वो डिजनरेट होकर ख़त्म हो जाएगा। एंड प्लेसेंटा कम्प्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। देखो हमने एक चीज़ आपको शायद याद हो कि हमने लास्ट टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू किया था, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी बच्चे कि एक्चुअली आपका स्टार्ट जो होता है वो इस तरह से हो रहा होता है कि पिट्यूटरी उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और फिर जो है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो यूट्रस की वॉल की लाइनिंग को बेहतर करती हैं, ब्लड का जो है वो थिकनेस क्रिएट कर रही होती है उस रीजन में। और फिर अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो वो फिर दोबारा से डिग्रेड होकर चली जाती हैं। लेकिन हमने एक चीज़ और भी पढ़ी ग्राफिकल विद द 28 डे साइकिल के अंदर हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ करता है, फिर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो भी अप डाउन हो रहा होता है, और फिर विद द पैसेज जैसे जैसे आपके पास पिट्यूटरी के जो है ना इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो उसी दौरान प्रोजेस्टेरोन कौन सेक्रीट करना शुरू कर देता है, यूट्रस खुद ही सेक्रीट करते हैं। तो अब जब प्लांटेशन को 3 मंथ हो चुके हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर चुका होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप पिट्यूटरी बिल्कुल उससे आज़ाद हो जाता है एक तरीके से आपका। अब पिट्यूटरी से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, बल्कि उस प्लेसेंटा अलॉन्ग विद द फीडिंग प्रोसेस जो थ्रू आपका प्लेसेंटा से हो रहा होता है टू द बेबी, वो सारे का सारा
प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो अप डाउन हो रहा होता है वो भी कंट्रोल कर रहा होता है प्लेसेंटा या यूट्रस वॉल्स। आप कह रही हैं कि वो एज अ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के तौर पर काम कर रही होती हैं। अब ये ऐसा जो है ये प्रोसेस जब होगा तो इसका मतलब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ आपकी उसी लोकेलिटी के अंदर सेक्रेट हो रहा है, वही यूट्रस जो है वो कर रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली जब पिट्यूटरी से कनेक्शन ख़त्म होता है तो कार्पस ल्यूटियम की प्रोसेसेस को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए कार्पस ल्यूटियम जो है वो डी जनरेट हो जाता है और फिर मुकम्मल तौर पर प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो यूट्रस वाल पर आ जाता है और जो प्लेसेंटा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब बेटे देखें यहाँ पे एक नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है कि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी जो है वो भी वेरी कर सकता है। ठीक है, इसकी शायद मेरे ख्याल से डिटेल इसने पता नहीं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है या नहीं किया है, लेकिन चले हम आगे देख लेते हैं उसको, फिर उसके उस पर ही डिस्कस कर लेंगे। Fetal blood in the capillaries of the chorionic villi comes in the close contact with the mother's blood in the tissues between the villi. However, they are always separated by a membrane through which substance may diffuse or be actively transported. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेशनल प्रोसेस हो रहा होता है उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। रेस्पिरेशनल प्रोसेस से जो ऑक्सीजन और एनर्जी चाहिए होती है, और वहाँ से रिमूवल ऑफ द वेस्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जो भी चीज़ हो। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी हो सकती हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, ठीक है, और डिफ्यूजनल प्रोसेस में जस्ट इन कंटेक्ट जो मेम्ब्रेन्स होंगी तो वो वहाँ से ही ज़्यादा से कम की तरफ चले जाएगा। Maternal and fetal blood does not normally mix with the placenta or any other place. ये कमाल जो मैं आपको बात कर रहा था कि नेचर की तरफ से है कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ की सेपरेशन भी रखी हुई है कि ऐसा नहीं है। देखो अब पॉसिबल है कि मदर्स का ब्लड ग्रुप जो है वो भी पॉजिटिव हो या कुछ इस तरह से हो, और फिर फादर की तरफ से बेबी को मिला हो ए पॉजिटिव, और एट द एंड जो दोनों को कम्बिनेशन से बनता है दैट कुड बी द बेबी ऑफ ए बी पॉजिटिव। तो फिर उसमें तो ए बी पॉजिटिव और उनका तो आपस में क्रॉस मैच हो जाए ब्लड, तो वो तो फिर कहीं पे क्लॉटिंग क्रिएट करके और फिर डेड एंडिंग की तरफ चला जाए। तो इसलिए नेचर ने क्या किया हुआ है, इसके अंदर बाकायदा लाइनिंग रखी हुई है सेपरेशन कि मेटरनल एंड फीटल ब्लड डज नॉट जो है वो नॉर्मली मिक्स होते हैं उसके अंदर, और ना ही कहीं और पे ये मिक्स हो रहे होते हैं। इसलिए उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है फीटल की। ओके, इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो आइडेंटिकल मल्टीपल्स शेयर द सेम प्लेसेंटा। अब वो जो विलाई होती हैं वो एक नहीं होती बल्कि मोर देन वन विलाई होती हैं, और वो सेम प्लेसेंटा पे अटैच हो रही होती हैं। हमने इसी पेज पे आना है ना, 135 यस सर, यही पेज है। 136 किधर है? नहीं, इसके बाद ये आना है। सर नहीं नहीं, हाँ व्हाट्सएप पे जाए ना, मैंने उधर ही ना आपको उधर मेंशन किया हुआ है। यही वाला प्रीमेच्योर से पहले, ये बिल्कुल आए थे आप। ओहो, ये है, ये है, ये है नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, सॉरी, वो एग्जैक्टली मेरे हाँ। 2 पेजेस आगे हो गए हैं। जी जी जी। अच्छा, अब मेरे ये वो एक एक जी, स्किप हो गया, हाँ ठीक है। अब बच्चे ये थोड़ा सा अम्बिलिकल ना कॉर्ड। प्लेसेंटा की थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डायग्राम है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो अब ये है यूट्रस की वॉल है, राइट, ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है। अब यहाँ पे मेटरनल वेन्यूल, वेन्यूल कहते हैं वो छोटी सी वेन जो कि ब्लड को रिटर्न बैक लेके जाएगी, उसको वेन्यूल कह रहे हैं। और ये मेटरनल आर्ट्रियोल, ये वो चीज़ है जो मदर से बेबी की तरफ ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। अब ये विलाई एक तरीके से पड़ी हुई हैं छोटी छोटी वो प्रोट्रूजन्स जो कि वहाँ से सक्शन की फॉर्मेशन में या आप कहें कि एब्जॉर्प्शन का मटेरियल हो रहा होता है। तो ये मैटरनल ब्लड रूट्स हैं, ये मदर की साइड से हैं ये ब्लड रूट्स, ये फीटल कैपलरीज हैं, ठीक है। और ये फीटल पोर्शन ये वाला है पड़ा हुआ, ठीक है, और ये कोरियन जिसको बोल रहे हैं, और ये मैटरनल पोर्शन ये सारे वाला है। और इसके अंदर से ये कंबाइन होने के बाद ये क्या करती हैं, ये आर्ट्रियोल बनाती हैं, और ये फिर चलते चलते एम्बिलिकल कार्ड जो कि आपकी पहली बटन तक आ रहा होता है, ठीक है। ये एम्बिलिकल वेन होती है, इसी तरह एम्बिलिकल एक आर्टरी भी होती है। ओवरऑल एम्बिलिकल कार्ड कहलाया जाता है जिसमें दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? एज द ह्यूमन एम्ब्रियो ग्रोज द एम्बिलिकल कॉर्ड develops and connects the embryo to the placenta. Umbilical cord is physiological and genetically part of the fetus. ये बेबी का पार्ट होता है, containing 2 arteries and 1 vein. इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 2 आर्टरियाँ होती हैं, एक वेन होती है, ठीक है। द umbilical vein supplies the fetus with the oxygenated nutrient rich blood with from the placenta.
देखो बड़ी स्पेशल बात उसने की है, हालांकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इम्बिलिकल वेन जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई कर रही होगी थ्रू प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा से आ रहा होगा ना उसको लेके जा रही होगी। कन्वर्सली बिल्कुल इसके उलट क्या होता है, द फीटल हार्ट जो है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स डेप्लीटेड, जिसमें न्यूट्रिएंट वगैरह कम हो, ब्लड थ्रू द इम्बिलिकल आर्टरीज बैक टू द प्लेसेंटा। अब ये बेटे थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, इस चीज़ को आपने स्पेशल मेमोराइज करना है कि आपके पास जो आर्टरीज होती हैं वो नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करती हैं, और जो ब्लड आपका हार्ट से पंप होता है वो भी आमतौर पे थ्रू आउट योर बॉडी जो विजिट कर रहा होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ लंग्स की तरफ जाता है। अब यहाँ पे लंग्स वाला तो सीन नहीं है। सो ब्लड की रिफ्रेशमेंट कहाँ से होगी भाई, ऑफ कोर्स थ्रू प्लेसेंटा होगी। जब थ्रू प्लेसेंटा होगी तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इम्बिलिकल कॉर्ड से आने वाला जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और हार्ट जो पंप करेगा वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड को पंप करेगा, और कहाँ करेगा, टुवर्ड द मदर्स वूम। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके बेटे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। अब ये हमने देखना है बर्थ एंड नर्सिंग का प्रोसेस, ऐसे ही है ना? यस सर यही है, और इससे अगला पेज वो है ना प्रीमेच्योर बर्थ से पहले। ठीक है ठीक है। तो ओके, हम इसको देख लेते हैं कि बर्थ एंड नर्सिंग का प्रोसेस। अब देखो एक बड़ी यानी कि इस पे रिसर्च हुई थी बहुत शुरू शुरू में कि आइदर द टाइम ऑफ बेबी बर्थ जो है ये मदर डिटेक्ट कर रही होती है, या प्लेसेंटा सॉरी यानी या को हार्मोनल, यानी कि मदर की ब्रेन के अंदर जो पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हैं क्या वो इम्पेक्ट कर रही होती हैं, या द टाइम ऑफ बर्थ इज़ बीइंग डिटरमाइंड बाय द फीटस। तो भाई ये शुरू शुरू में ये इस चीज़ पे बिलीव भी किया जाता था कि मदर की पिट्यूटरी से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं लाइक स्पेशली द ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन, जो कि सर्विकल ओपनिंग्स को, जो वेजाइना से ओपनिंग होती है वहाँ उसको वाइडर कर देता है ताकि बेबी की पास ऑन ईजी हो जाए। ये पुरानी या ओल्ड आप रिसर्च की हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ कंफर्म हुई है कि भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बल्कि जो बेबी के ब्रेन के अंदर जो न्यूली डेवलप बेबी होगा उसके अंदर भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होगा, तो वो वहाँ से बेसिकली एक सिग्नल करता है थ्रू प्लेसेंटा टू द मदर्स पिट्यूटरी कि भाई नाउ इट्स द टाइम फॉर डिलीवरी। तो फिर क्या होगा कि वहाँ से ऑक्सीटोसिन और ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं, और फिर वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो है वेव्स और सो कॉल्ड जो लेबर पेन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। अब हम इसको वन ऑन वन देख लेते हैं कि ये हार्मोनल क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं और उससे कौन सी चीज़ इम्पैक्ट होती है, कैसे जो है वो मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द जो है वो यूट्रस वो बन रही होती हैं। अच्छा, parturition means the birth of the baby. Toward the end of the pregnancy, the uterus becomes progressively more excitable until finally it develops such strong rhythmical contractions that the baby is expelled. क्या मतलब है इस बात? वो कहता है कि जैसे जैसे यानी कि ये 9 मंथ का प्रोसेस हो जाता है तो लाजमी सी बात है उसके अंदर इतनी एक्सेस जो है वो ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि वो जो बेबी होता है वो सॉरी क्या कहते हैं प्लेसेंटा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होता है, बहुत ज़्यादा यानी आप कहें कि ससेप्टेबल हो जाता है, हिसास हो जाता है, वो थोड़ा सा भी उसके अंदर हार्मोनल चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट उस पर आ रहा होता है, राइट। इट डिवेलप सच अ स्ट्रॉन्ग रिदमिकल कंट्रैक्शन। रिदमिकल ऐसा नहीं है कि एकदम से कंट्रैक्शन शुरू करके छोड़ जाए, नो, बल्कि एक कंटिन्यूस एक वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो आती हैं और जो एक्सपेल करती हैं बेबी को। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ऑनसेट ऑफ दिस एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को एक्साइट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंक्रीज इन द रेशियोज ऑफ द एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा क्या है फीटल हार्मोन्स, और तीसरा क्या है मेटरनल हार्मोन्स। सो शुरुआत कैसे होती है उसके लिए हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स में उसने डिवाइड किया है। एक है एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन लेवल का रेशियो चेंज होता है, फिर 2 नंबर पे आती है फीटल के हार्मोन, और तीसरे नंबर पे आते हैं मेटरनल हार्मोन्स। हम वन ऑन वन देखेंगे। तो इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ द एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन, पहले ये क्या होता है, बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर
secreted in the progressively greater quantities throughout most pregnancy. क्यों? क्योंकि उसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है बेबी को, यानी कि अबॉर्शन से बचाने के लिए ये प्रोसेस हो रहा होता है। ये नेचुरली तौर पर प्लेसेंटा सॉरी आपका यूट्रस जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। बट फ्रॉम द 7th मंथ एंड ऑनवर्ड, जैसे ही 7 मंथ आफ्टर बेबी डेवलपमेंट हो रहा होता है और उससे ऑनवर्ड का प्रोसेस अनटिल 9 मंथ तक, द एस्ट्रोजन सेक्रेशन बिकम्स ग्रेटर देन द प्रोजेस्टेरोन। अब ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया। अब उसका इम्पैक्ट क्या आता है? वो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो हाई होगा देन द प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन, देयरफॉर द कॉल्ड इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि दैट इज एन अ सॉर्ट ऑफ इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन। It stimulates the myometrial cells of the uterus to form the abundant oxytocin receptors. वाओ, देखें अब जब ये आपके पास बहुत सारे एस्ट्रोजन का लेवल यानी कि ज़्यादा सारा हो जाए तो प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाएगा कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ एस्ट्रोजन। जब ये कंपैरेटिवली डाउन होता है और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो नेचुरली तौर पर आपको यूट्रस जो है वो स्टिमुलेट होता है। किस बात पे? कि उसने ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिसेप्टर बनानी है यहाँ पे। As a result, the myometrium becomes increasingly irritable and weak, irregular uterine contraction begin to occur. और with the passage of time यानी कि वो क्या होते हैं कि myometrium, myo for muscle होता है, metrium मीन उसकी जो वाल, जो मसल से मस्कुलर वाल होती है वो क्या बन जाती है? becomes increasingly irritable, यानी कि जैसे अब इरिटेशन होती है किसी बात को लेके, तो इसी तरह जो मस्कुलर सेल्स होते हैं वो अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो ऑक्सीटोसिन कहीं से भी उसका एक आध मॉलिक्यूल उस एरिया के अंदर आएगा तो उसकी वजह से वो क्या करेगा? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो शुरू कर दे। सो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर पहले इंक्रीज होते हैं बाय द इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन लेवल। फिर क्या होता है कि मायोमीट्रियम के अंदर जो उसकी ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और फिर लेबर का कंट्रेक्चुअल प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाता है। दीज कंट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज बाराक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन और द फॉल्स लेबर पेन्स। इसको क्रैम्प्स भी कह रहे होते हैं किसी हद तक कॉमन लैंग्वेज में। तो ये बेसिकली एक शुरुआत होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दैट इज़ ऑनसेट ऑफ द प्रेगनेंसी, लेकिन उस दौरान में जो उसके अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं ये स्टार्टअप होता है। अब रोल ऑफ द फीटल हार्मोन इन दी बर्थ क्या होता है? फीटल क्या करता है? एज द बर्थ नियर, जैसे ही बर्थ का टाइम करीब आता है, टू मोर केमिकल सिग्नल्स कोऑपरेट टू कन्वर्ट दीज फॉल्स लेबर पेन्स इनटू द रियल थिंग। अब ये अभी भी प्रॉपर तौर पर वेजाइनल की ओपनिंग और सर्विकल ओपनिंग्स नहीं हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो एक जिसको फॉल्स लेबर पेन कह रहे हैं, यानी एक्चुअली अभी लेबर का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ लेकिन स्टिल पेनिंग अगर स्टार्ट हो गई भी है तो दैट इज़ अ फॉल्स लेबर पेन। एक्चुअली वो टाइम नहीं आया बर्थ का। फिर क्या होता है? तो रियल टाइम की जो बर्थ है उसमें ले जाने के लिए हमें या प्लेसेंटा को दो और सिग्नल्स चाहिए होते हैं। और वो कहाँ से होते हैं? वो फ्यूटस के पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओल्ड फैशन में ये सोचा जाता था कि मदर का पिट्यूटरी डिसाइड करता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च ने यह साबित किया कि फीटस पिट्यूटरी जो है वो सेक्रीट करता है। अच्छा, वो क्या सेक्रीट करेगा? वो ऑक्सीटोसिन सेक्रीट करेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटीज को इंक्रीज करके भेज देगा, विच माइट प्ले अ रोल इन एक्साइटिंग द यूट्रस। देखो, जब आपके पास 7 मंथ से 9 मंथ तक का प्रोसेस हुआ तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ जाते हैं। अब ऑक्सीटोसिन फीटस से आ रहा है किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ। तो ऑटोमेटिकली यूट्रस जो है वो क्या करेगा? एक्साइट होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो सेक्रीट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन दैट इज ACTH दैट स्टिमुलेट द फीटल एड्रीनल ग्लैंड। अब फीटस के एड्रीनल कहाँ पे होते हैं? गुर्दे जहाँ होते हैं, किडनीज होते हैं, उनके ऊपर एक छोटे से ग्लैंड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, राइट। तो फीटस के एड्रीनल ग्लैंड को भी वो स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन जो पिट्यूटरी से निकला था। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा एक ट्रैक डाउन करूँ इसको, तो बेसिकली अगर यहाँ पे ये बेबी का इसका हेड है, अगर ये प्रोसेस, तो यहाँ से चल के ये बेबी की अपनी जो एरिया ऑफ इसकी बेली का एरिया है उसमें भी एड्रीनल ग्लैंड है, ये उस पर भी इम्पैक्ट करेगा और दूसरा थ्रू प्लेसेंटा मदर पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये इसका ड्यूअल साइड है, राइट। तो फिर वो क्या कह रहा है कि ACTH जो है वो एड्रीनल को इफेक्ट करेगा टू रिलीज कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। वो एक और हार्मोन सेक्रेट करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड। अब हम ज़रा देखें दोबारा से, जो पिट्यूटरी के हार्मोन थे, जो फीटस था उसने ऑक्सीटोसिन भेजा। ऑक्सीटोसिन दो जगह इम्पैक्ट कर रहा है, एक यूट्रस पे इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर रिसेप्टर हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी।
दूसरा फीटस के अपने एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके, एड्रीनल ग्लैंड पे जाके जो है वो इम्पैक्ट करता है कि ताकि तुम लोग क्या करो भाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करो, विच अफेक्ट टू रीजन। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पैदा, बस ऑक्सीटोसिन का काम हो गया यहाँ तक। आगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या प्ले करता है, विच अफेक्ट द टू रीजन। फर्स्ट दे इन्फ्लुएंस द प्लेसेंटा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक प्लेसेंटा ऑफ द मदर को इम्पैक्ट करता है एंड कॉज द डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन। ताकि अब ये डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, लग देखो ना कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई था तो एबॉर्शन बची रही और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो भी कंटिन्यू रहा। जब ये चीज़ भी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटैचिंग शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने क्या किया है कि मदर की प्लेसेंटा को जाके वीक करना शुरू कर दिया बाय डिक्रीजिंग द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल। एंड सेकंड दे स्टिमुलेट द फीटल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, फीटस की जो वहीं पे मेम्ब्रेन्स होती हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक और हार्मोन है वो पैदा करते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूड करेगा वो जो पिछली चीज़ें बताई हैं उसने कि बोथ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द पावरफुल यूट्राइन मसल स्टिमुलेंट्स। देखो, जो मदर के यूट्रस के अंदर जो लेबर पेन क्रिएट हो रहा था वो बिकॉज ऑफ कहाँ से किससे था, हमने ये बात की है कि वो एक्चुअली रिसेप्टर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो फिर इसलिए वो रिसेप्टर्स जो थे होने की वजह से ऑक्सीटोसिन को रिसीव कर रहे थे जो फीटस से आ रहा था और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही थी। एक तो ऑक्सीटोसिन था, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो हार्मोन था ये भी यही काम कर रहा है, स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन काजेज द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल जो कि मायोमीट्रियम के अंदर होती हैं, जो थिकनेस ऑफ यूर आप कहें कि यूट्रस होता है उसके अंदर होती हैं। एंड और दूसरा क्या है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज करते हैं द पावर ऑफ कंट्रैक्शन। तो एक जो है वो मसल्स को इम्पेक्ट कर रहा है और दूसरा उसकी पावर ऑफ कंट्रैक्शन कि कितने ज़ोर से जो है वो चीज़ ने कंट्रैक्ट होना है सो दैट द बेबी कैन पुश आउटसाइड द बॉडी। जैसे आप कहें कि आपने मुट्ठी बंद करनी है तो आपके हैंड के मसल इस बात को डिसाइड करेंगे ना कि वो मुट्ठी कितनी क्लोजली आपने और कितनी टाइटली आपने क्लोज की हुई है। अगर वो मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ उतनी नहीं है तो आप बिल्कुल नॉर्मली बड़ी बात है कि आप अपनी फिंगर्स को क्लोज डाउन कर लें। ओके, इसके बाद हम मेरे ख्याल से इसी पेज पे आते हैं 138। यस, तो रोल ऑफ मेटरनल ऑक्सीटोसिन इन द बर्थ। अच्छा बेटे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक ओवरलुक अगर हम करें तो हमने ये देखा कि 3-4 चीज़ें थी। एक मदर के कुछ हार्मोन्स थे, एक फीटस के हार्मोन थे और एक था प्लेसेंटा के हार्मोन्स। प्लेसेंटा के हार्मोन में हमने कहा कि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होता है। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो फीटस पे इम्पैक्ट आता है। फीटस का पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन क्रिएट किया, वो ऑक्सीटोसिन ने फीटस के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड पे इम्पैक्ट किया जिसने एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन पैदा किया। उसने जाके क्या किया जी, प्लेसेंटा के अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोड्यूस की। एक और चीज़ जो फीटस से आ रही होती है वो दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, वो डायरेक्टली वो भी प्लेसेंटा पे इम्पैक्ट करता है। तो फीटस से तो ये दोनों थे, अब मदर से कौन से आते हैं, रोल ऑफ मदर ऑक्सीटोसिन इन बर्थ। At this point, the increased emotional and physical stresses activate the mother's hypothalamus. अच्छा, इस पे ना एक और चीज़, जो बच्चे की तरफ से ये चीज़ें सारी आ रही होती हैं तो मदर के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो इस पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं और उसको फिजिकल स्ट्रेस होता है। यानी एक अनदर वर्ड, उसकी चूँकि बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन की वेव्स आ रही होती हैं तो उसकी फिजिक पे एक अच्छा खासा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल स्टिमुलस जो कि फीटस से आया। विच सिग्नल द ऑक्सीटोसिन। अब जब ये स्ट्रेस होता है तो उसके दौरान ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कहाँ से निकल रहा है। टुगेदर द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स ट्रिगर द रिदमिक एक्सपुल्सिव कंट्रैक्शन ऑफ द ट्रू लेबर। अब यहाँ से सिग्नल गया था थ्रू फीटस और जब ये फिजिकली स्ट्रेस क्रिएट हो चुकी थी तो मदर के अंदर ये चीज़ डिटेक्ट हुई और वो किस फॉर्मेशन में आई, उसका रिस्पॉन्स, उससे ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा निकला। कि इस जो बेसिकली वो क्यों होता है, देखो ना, ये एक फितरी चीज़ है कि जो बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसको नलीफाई करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि ली चार्टर प्रिंसिपल कहता था आपको केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी जहान में। तो भाई वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन सेक्रेटेड फ्रॉम द बेबी था। अब वो
डिस्टर्बेंस को कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो वो यहाँ पे मदर का ऑक्सीटोसिन आ जाता है ताकि इस चीज़ को एक्सपेल किया जाए बॉडी को। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे लेबर पेन एक्चुअली स्टार्ट होता है। वंस द हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज रिपेल्ड। ये अब वो वाली चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, कि देखो अगर एक दफ़ा तो ठीक है लेबर पेन शुरू हो गया, अब मज़ीद उसकी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की ससेप्टेबिलिटी होने की वजह से वो क्या करेगा, मज़ीद स्टिमुलेट करेगा कि और ऑक्सीटोसिन की, यानी इसको पॉजिटिवली एंगेज करता जाएगा, तो मज़ीद हायर सेक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन जाएगी। द ग्रेटर द कंट्रेक्टाइल फोर्स, जितनी ज़्यादा वो कंट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी, काजेज द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन। अच्छा फिर क्या होगा, विच काजेज ग्रेटर कंट्रेक्टाइल फोर्स, वो और ज़्यादा कंट्रैक्ट, इस तरह एक हैवी फोर्स ऑफ जो है ना वो कंट्रैक्शन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, जिसको वेव्स ड्यूरिंग द लेबर पेन भी आप कहने की पड़ी। अब लेबर का प्रोसेस, वो जो प्रोसेस ऑफ यानी कि बर्थ होता है, उसमें लेबर जो पेन हो रही होती है या उसको पैस ऑन करने का प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ लेबर हैज़ 3 स्टेजेस। अब उसके 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है कि ओपनिंग अप एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, वो जो विजाइनल नेक है वो ओपन अप हो जाती है, वाइडर हो जाती है नेचुरली तौर पर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल सेक्रेशंस, और उसके बाद क्या होती है, वो लाइनिंग उसकी सर थिन हो आप जाती है। एक सेकंड वेट कर सकते हैं? अच्छा बच्चा जल्दी आ जाए। ओके। अच्छा लेबर प्रोसेस तो जो है वो 3 स्टेजेस पे होता है। फर्स्ट स्टेज इज़ द ओपनिंग अप एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो कि बर्थ कैनाल भी होती है, एंडिंग विद द कंप्लीट डायलेशन, डायलेट हो जाती है, ओपन अप हो जाती है। द सेकेंड स्टेज जो होगी इज़ द एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ज़ाहिर है उसका पैसेज पहले क्लियर हुआ, दूसरे स्टेप में बेबी आउटसाइड पे आ गया। कॉन्टीन्यूस स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होती है जो यूट्रस के अंदर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ हुआ या प्रोजेस्टेरॉन का डाउन लेवल हुआ और एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ कि बेबी बर्थ होगी। इसके बाद क्या हुआ, द फाइनल स्टेज, एक्चुअली वो जो मल्टीपल ब्लड वेसल्स क्रिएट हुई थी मदर की वूम के अंदर, वो उसी तरह पड़ी हुई हैं भाई, उसने भी पैस ऑन होना है। तो तीसरी स्टेज में वो प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, ठीक है। एंड वो कहता है द फाइनल स्टेज ऑफ द लेबर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा जो है ना वो है, विच नॉर्मली फॉलोज द बेबी, यानी कि जैसे ही बेबी की बर्थ होती है तो उसके साथ साथ वो भी एक्सपेल हो जाता है। क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड। क्लैंपिंग मतलब कोई चुटकी सी लगा के ऐसी जिससे वो प्लेसेंटा से ब्लीडिंग ना हो, उसको बंद कर दिया जाता है और एम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। कहता है जी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द एम्बिलिकल कॉर्ड इज स्टिल अटैच टू द बेबी, वो बेबी के साथ अटैच होता है। द एम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड, सिंपल आप कुछ क्लैम्पिंग कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और ये पेनलेस प्रोसेस होता है बिकॉज लैक ऑफ द नर्व्स, इसमें नर्व्स नहीं होती, राइट। ओके नेक्स्ट है जी आफ्टर बर्थ, जब वो हो जाती है तो 10 to 15 मिनट्स के बाद प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन वॉल से सेपरेट होता है, और सेपरेट होने के बाद वो भी उसी तरह बर्थ कैनाल से एक्सपेल आउट किया जाता है, जिसको आफ्टर बर्थ के टर्म कहते हैं। तो ये यहाँ तक प्रोसेस था। नेक्स्ट आ जाता है लैक्टेशन की तरफ हम आ जाते हैं। यही है ना लास्ट क्वेश्चन हमारा? यस सर, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके अच्छा, लैक्टेशन या नर्सिंग भी इसको कहते हैं, जो कि केयर की जाती है बेबी को लेकर। तो बेसिकली लैक्टेशन और नर्सिंग इज सेक्रीशन, ये सेक्रीशन होती है एंड यील्डिंग ऑफ द मिल्क बाय मदर आफ्टर गिविंग बर्थ। अब उससे पहले मेमरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट नहीं होते हैं, जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर नेचुरली तौर पर फीडिंग का प्रोसेस के लिए जो है वो मेमरी ग्लैंड्स जो है वो क्या कहते हैं डेवलप हो जाते हैं। और ये खैर एकदम से नहीं डेवलप हो जाते, ये आफ्टर जब बर्थ करीब होती है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो डेवलपिंग हो जाती है। द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड विच आर कंटेन्ड विद इन द ब्रेस्ट। द फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉलोइंग बर्थ इज नॉट द मिल्क बट द क्लोस्ट्रम। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली दफ़ा यानी कि लैक्टेशन का स्टार्टअप हो रहा होता है तो वो क्लोस्ट्रम होता है, यानी कि उसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है, बल्कि उसके अंदर फैट का मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी उसके अंदर लैक्टोज शुगर नहीं होती है, इंस्टेड उसके अंदर एक प्रोटीन रिच मटेरियल होता है और वो येलोइश इन कलर भी होता है। और वो प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लोबुलिन होती है, ठीक है। ये लिटिल फैट कंटेन करती है एंड लेस लैक्टोज दैन द मिल्क, जो कि मिल्क नॉर्मल में होता है उससे कम लैक्टोज होता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन एंड कंटेन्स एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ इसके अंदर होती हैं और न्यूट्रिशन होती है। जैसे आप किसी को एंटीबॉडी का कोई इंजेक्शन लगा दें ताकि उसको फ्यूचर में वो बीमारी ना हो, तो नेचुरली तौर पर आपकी एंटीबॉडी जो है वो मदर के स्टार्टअप ऑफ द मिल्क के अंदर होगी।
पार्टिकुलरली IgA या LGA भी इसको बोलते हैं, ये पता नहीं क्या है, दैट प्रोटेक्ट्स द नर्सिंग बेबी फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसकी पहली दफ़ा ये चीज़ उसके अंदर होती है जो कि प्रोटीन होती है बेसिकली। अब प्रोलैक्टिन का रोल क्या होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले, ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसी की चेन को यहाँ हम आगे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रोलैक्टिन की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की बर्थ के प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ क्या होता है, राइजिंग लेवल ऑफ प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, जाहिर है एस्ट्रोजन प्लेसेंटा के अंदर बढ़ता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो भी एक लेवल तक ज़्यादा था पहले शुरू में, बाद में कम हुआ तो बर्थ हो गई। तो जब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी के पीरियड में जब बढ़ जाते हैं, एंड लैक्टोजन तीसरा ये हार्मोन होता है, मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स, और आप लैक्टेशन की चूँकि फोकस कर रहे हैं तो इसलिए उसने लैक्टोजन भी ये ऐड किया यहाँ पे। टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, कि वो रिलीज़ करें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन PRH भी इसको बोलते हैं। ये हार्मोन टर्न करता है, स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को, विच रिस्पॉन्ड बाय सेक्रेटिंग द प्रोलैक्टिन। तो अल्टीमेटली सिंपल ये है कि आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आया और पिट्यूटरी से क्या निकला, प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रिपेयर द मेमरी ग्लैंड फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेमरी ग्लैंड्स को जब वो प्रिपेयर करता है। ट्रू मिल्क प्रोडक्शन बिगिंस आफ्टर ए डिले ऑफ 2 और 3 डेज ऑफ द बर्थ। जो एक्चुअल मिल्क होता है विद द लैक्टोजन, आप कहें कि जो लैक्टोज शुगर के साथ होता है, वो 2 और 3 डेज के बाद होता है। सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है कि इट सेंड्स फीडबैक सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस दैट स्लो डाउन द प्रोलैक्टिन रिलीज एंड मिल्क प्रोडक्शन वंस द मेमरी ग्लैंड्स आर फुल ऑफ द मिल्क। देखो नेचुरली तौर पर ये मिल्क की प्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा अनटिल अनलेस क्या होता है कि उस मेमरी ग्लैंड्स के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर जब मिल्क की प्रोडक्शन अपने लेवल तक कंप्लीट हो जाती है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है, ये नेगेटिवली फीडबैक एक तरीके से कि बस अब स्टॉप हो जाए, स्टोर डाउन हो जाए, इसको आप नेगेटिवली फीडबैक मैकेनिज्म में भी पुट कर सकते हैं। आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ हो जाती है, प्रोलैक्टिन रिलीज ग्रेजुअली डिक्रीजेज, प्रोलैक्टिन का डिक्रीज जो है और रिलीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। एंड कंटिन्यूअल मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द निपल्स। अगर निपल से बेबी की तरफ से सेक्शन होती है, कोई मैकेनिकल स्टिमुलेशन होती है, तो फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी फिर प्रोलैक्टिन से इंडिपेंडेंट हो जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, शुरू में तो प्रोलैक्टिन की वजह से आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इफ द प्रोसेस ऑफ सेक्शन कंटिन्यूज थ्रू द मेमरी ग्लैंड, तो फिर वो मिल्क की प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द सकिंग इन्फेंट। मिकैनो रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो सेक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो राइट एट दैट टाइम पे वो एक सिग्नल करते हैं इन द निपल, सेंड्स इम्पल्सेस टू द हाइपोथैलेमस, वहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, स्टिमुलेटिंग सेक्रीशंस ऑफ द PRH, उससे फिर वही प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है। दिस रिजल्ट इन द बर्स्ट लाइक रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, जैसे ही वो सेक्शन होती है तो उससे एकदम से यानी कि हाई अमाउंट ऑफ द प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और उससे फिर मिल्क की प्रोडक्शन होती है और जो नेक्स्ट फीडिंग के प्रोसेस के लिए कंटिन्यू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है जी रोल ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को, वो तो है स्टिमुलेशन करता है, तो मिल्क की जो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहा होता है, तो वो ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन होता है। द सकिंग ऑफ बेबी ऑन द ब्रेस्ट स्टिमुलेट्स सेंसरी रिसेप्टर्स अराउंड एंड इन द निपल, क्या करते हैं ये उस एरिया के जो रिसेप्टर्स होंगे उसको स्टिमुलेट करते हैं। नर्व इम्पल्सेस पासिस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द हाइपोथैलेमस, ये अगेन से हाइपोथैलेमस पे जाती हैं, विच आल्सो स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। देखो सेक्शन के प्रोसेस से होने वाली जो नर्व इम्पल्स का मैसेज होगा वो दो काम करवाएगा। एक तो उसने प्रोलैक्टिन को सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट किया थ्रू द पिट्यूटरी, और दूसरा उसने हाइपोथैलेमस के अंदर जो है हाइपोथैलेमस से होता हुआ वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को भी रिलीज़ करवा रहा है। अच्छा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन वाया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन काजेज द डायलेशन ऑफ द मिल्क डक्ट्स, वो जो बेसिकली मेमरी ग्लैंड्स में जो मिल्क की डक्ट्स आ रही होती हैं उसको वो डायलेट कर देता है ताकि मोर और इजी पैसेज ऑफ द मिल्क जो है वो पॉसिबल किया जाए। दस प्रमोट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग द नर्सिंग। ऑक्सीटोसिन आल्सो स्टिमुलेट्स द रिसेंटली एम्प्टाइड यूट्रस टू कंट्रैक्ट। अब यहाँ पे
देखो नेचर का प्रोसेस के वही काम ऑक्सीटोसिन कुछ टाइम पहले या फ्यू डेज एगो ये कर रहा था कि डायलेशन ऑफ सर्विकल एरिया और वहाँ पे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वेव कर रहा था। अब वही जब ब्रेस्ट से सकिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ थ्रू द मिल्क, फीडिंग का प्रोसेस जब हो रहा था, तो उसी दौरान वही ऑक्सीटोसिन ने उसी एरिया को दोबारा से कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और वो अपने दोबारा नॉर्मल हालत में आना शुरू कर दिया, हेल्पिंग टू रिटर्न टू इट्स प्री प्रेग्नेंट साइज। जो प्रेगनेंसी से पहले वाली जो कंडीशन थी उस साइज तक दोबारा से रीगेन कर लेता है आपका ये यूट्रस और ये सारी की यानी कि लोअर एरिया। एज लॉन्ग एज द मिल्क इज रिमूव फ्रॉम द ब्रेस्ट, जैसे ही वो मिल्क रिमूव हो जाता है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन कंटिन्यू टू बी रिलीज, तो वो भी रिलीज होते रहते हैं। व्हेन नर्सिंग इज डिसकंटिन्यूड, जैसे ही फीडिंग का प्रोसेस को रोक दिया जाता है, द स्टिमुलस ऑफ द प्रोलैक्टिन रिलीज एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड, तो ऑटोमेटिकली मिल्क की प्रोडक्शन भी एंड हो जाएगी। एंड within about 1 week the mammary glands lose their capacity to produce milk। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात उसने लिखी है कि अगर उसकी फीडिंग का प्रोसेस को हम नहीं कंटिन्यू करवाते तो फिर 1 वीक के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मिल्क जो है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती है। यानी फिर मेमरी ग्लैंड्स जो है वो उस सेक्शनल प्रोसेस के रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं करेंगे। ये शुरू शुरू में अगर ये फीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो ये कंटिन्यू होंगे, अदरवाइज़ फिर ये प्रोसेस भी डैमेनिश हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये इसको मेरे ख्याल से हमने तकरीबन देख लिया है, कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई। अगर कोई इशू है तो फिर आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, उम्मीद है तो कि समझ आ जाएगी, इसको रीलिसन करें, नहीं तो फिर दोबारा यस से सर। देखेंगे। ठीक है, अभी हम कल क्या कहते हैं, फिज़िक्स पढ़ेंगे 17, क्या करना है। यस सर, फिजिक्स के अच्छा, क्वेश्चंस। अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ कि आपने अपने किसी उसके क्लास के ग्रुप में से पूछा है या कोई अपनी पीबीए क्लास। का? हाँ, पीबीए का। नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। सर से पूछ सकती हूँ एक अच्छा से। यार, उसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि थ्योरी और पीबीए चूंकि शायद हैं तो वैसे अलग अलग होता है ना, प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी अलग होती है। अगर आपने वन टाइम पीबीए दे दिया लेकिन आपने थ्योरी नहीं दी किसी वजह से, तो मेरे ख्याल से फिर आपको सिर्फ थ्योरी देनी पड़ेगी। सर नहीं, मैं तो पी सर मेरे हाथ से अगर थ्योरी देते हैं ना तो साथ में पीबीए कंपलसरी होता है, और अगर आप थ्योरी नहीं देते तो फिर पीबीए भी नहीं होता। आई गेस इट्स लाइक दैट, पर मैं पूछ लूंगी सर से। अच्छा,